दोस्तों, भास्कर CTT क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे, एनीमिया रोग के बारे में बात किया था कि एनीमिया रोग, जो रोगी एनीमिया से ग्रसित होते हैं वो अपने भोजन के रूप में गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में पालक को दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊंधियू के बारे में। ऊंधियू हम लोग जैसे जनरली इसका नाम हम लोग जान लेते हैं औंधा के भी नाम से, देहातों में भी जानते हैं कि औंधा के नाम से इसे बोला जाता है। तो यह ऊंधियू जो भाषा है गुजराती भाषा है। तो ऊंधियू क्या होता है, सर्दियों में खेत में ताज़ी हरी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं, उसको सील बंद कर देते हैं, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। देखे होंगे औंधा जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली भाषाओं में। तो जैसे कि गांव देहात में क्या होता है कि जब ताज़ी सब्जियां आती हैं, जैसे कि आलू होते हैं, आलू को ही बनाया जाता है। तो आलू को क्या किया जाता है कि किसी में बर्तन में, जैसे किसी बर्तन जैसे घड़े वाले बर्तन में क्या करते हैं, आलू को भर देते हैं और ऊपर से सील बंद कर देते हैं, उलट कर रख करके ऊपर से अंगारे वगैरह बोझ देते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, आलू पक जाते हैं। हम लोग भी ने जिस गाँव में ऐसा काम किए हैं और शायद आप लोग भी ने किए होंगे, तो शायद याद होगा। और हमें तो जहाँ तक लगता है कि ऊंधियू पकाते हैं तो अपने आलू का मत बनाइए, दूसरे का चोरी करके आलू बनाइए। 2-4 गाली मिलेगा, 2-4 गाली आप सुनिएगा तो फिर आपको टेस्ट और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जैसे ऊंधियू क्या होता है कि कोयले के अंगारों में मटके को लट्टा रख करके सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं, ऊंधियू कहते हैं। यानी कि गुजराती में ऊंधियू का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। गुजराती भाषा में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है, साथ ही साथ मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। ये कहीं पर विशेष, जैसे कि गुजरात में जो ऊंधियू मतलब उल्टा उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर लोग बहुत ही चाव से, जैसे कि इसके साथ साथ में मक्खन, दही और छाछ भी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगहू फेन के बारे में। लिंगहू फेन क्या है, तो एक प्रकार का यह पकवान है। यह कहाँ का पकवान है, तो हांगकांग का। किससे बनाया जाता है, तो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो लिंगहू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। इस बात को नोट करना है, काफ़ी अधिक बार क्वेश्चन पूछ चुका है सीटेट में कि लिंगहू फेन क्या है। तो यह सांप से बनाया जाने वाला पकवान है। यह पूछता है कि यह कहाँ का पकवान है, तो जिसे हांगकांग में खाया जाता है, यानी कि हांगकांग का यह पकवान है। तो लिंगहू की फेन कहाँ का पकवान है, हांगकांग का पकवान है। नेक्स्ट बातें जैसे कि खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचने के लिए घरेलू उपाय, हम लोग बहुत सारे घरेलू उपाय करते हैं। तो घरेलू उपाय में क्या क्या है चीज़ें, और जो घरेलू उपाय हम लोग करते हैं दूध को बचाने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबाल करके रखते हैं। नहीं उबाल कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाता है काफ़ी लंबे समय होने के बाद। तो दूध को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उबाल कर छोड़ देते हैं। हरी धनिया को जब बचाना है तो क्या करते हैं, गिले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। आजकल तो गिले कपड़े नहीं, अब तो फ्रिज वगैरह चल गया है, तो फ्रिज वगैरह में ही लोग रख लेते हैं। तो किसी किसी को तो देखें हैं कि जैसे कि आप लोग सुनेंगे कि खजूर वगैरह जो बनता है, चौकरोटा बनता है बोलते हैं, उसको भी रख लेते हैं कि ख़राब ना हो। अरे भैया, वो तो फिर आपको क्या हो जाएगा, फूल जाएगा पानी से। तो इस तरह से ना करें, गिल्ली कपड़े में जो है लपेट कर रखते हैं। ये पहले की बात है, अब तो लोग फ्रिजों में रख लेते हैं, 2 दिन 3 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। पके हुए चावल को कैसे रखते हैं, कटोरे में डाल करके पानी के बर्तन में रखते हैं। जब पके हुए चावल क्या होते हैं कि जब ख़राब होने से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पके हुए चावल को कटोरे में पानी भर करके उसी में रख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्याज लहसुन को रखने के लिए क्या करते हैं, खुले में रहते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं। प्याज लहसुन को क्या किया जाता है, खुले में रखेंगे, हवादार जगह पर रखते हैं ताकि नमी से ख़राब ना हो, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है अधिकांशतः मुजफ्फरपुर वाले एरिया में की जाती है। मुजफ्फरपुर का जो लीची जो फेमस होता है, तो मधुमक्खियों को जो है लीची का फूल काफ़ी अधिक भाता है। मधुमक्खी पालन का अधिक एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या है ना। तो अक्टूबर से दिसंबर जो ये महीना जो होता है, अक्टूबर से दिसंबर वाला माह जो होता है, ये बहुत ही उचित समय होता है मधुमक्खी पालन का। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बोचाहा गाँव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर में लीची देखे होंगे, मुजफ्फरपुर का लीची काफ़ी फेमस होता है। तो लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर अग्रणी है। और लीची के फूल जो है
मधुमक्खियों को काफ़ी अधिक भाते हैं। इसलिए जैसे मधुमक्खी पालन मुजफ्फरपुर में अधिकांश बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। यह कब किए जाते हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है, क्योंकि हम पीछे भी बता चुके हैं कि कोई भी पक्षी अपना घोंसला तभी तैयार करती है जब उन्हें अंडे देने होते हैं, बच्चे देने होते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों को अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, जिसमें अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। तो उसी समय जो है मधुमक्खी पालन का उचित समय माना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, इंग्लिश में एपीकल्चर बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देने का काम करती है। कुछ नर होते हैं कुछ नर भी मक्खियाँ होती हैं। इस बात को गौर करेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या देने का काम करती है? अंडे देने का काम करती है। उसमें कुछ नर मक्खियाँ भी शामिल होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच गान करती है, जिससे क्या होता है कि दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो मुख्य बात यह है कि मधुमक्खियों में क्या होती है कि एक रानी मक्खी अंडा देने का काम करती है, बाद बाकी कुछ नर मक्खियाँ भी इसमें होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मक्खियाँ हैं जो कि बाहर जाते हैं, शहद चूस करके लाने का काम करते हैं फूलों से। फूलों के जब किसी एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करता है? विशेष प्रकार की आवाज़ ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे कि अन्य मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। जैसे कि बात किया जाए, मधुमक्खियों से रस शहद बनाती हैं तथा छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। और बच्चों को पालने का भी मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का और मीठा घोल डाला जाता है। जैसे ये तो अपने कृत्रिम रूप से जो हम लोग तैयार करते हैं, बक्स तैयार करते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि चीनी के घोल डालते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से इन लोग निर्माण करते हैं वो तो खुद से ही निर्माण करते हैं इन लोग। नर मक्खियों के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं होते हैं और मधुमक्खियों को डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नर मक्खी जो होते हैं ना, उनका कुछ खास काम नहीं होता। और मधुमक्खियों को जैसे कि जानते हैं कि मधुमक्खियों के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। चींटियों के भी डंकों में क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। बिच्छू के भी डंक में क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। जिससे कि जब मधुमक्खियाँ हमें मारती हैं या फिर बिच्छू हमें डंक मारती है, चींटी काटती है, तो क्या होती है? हमें जलन टाइप का होता है, वहाँ पर थोड़ा सा फूल जाता है। यह फॉर्मिक एसिड का कमाल होता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं इग्लू। इग्लू क्या है? तो इग्लू एक प्रकार की प्रजाति है। इग्लू घर को बोला जाता है, सॉरी। इग्लू एक प्रकार क्या है? घर है, यानी कि बर्फ़ से बना हुआ घर। इस प्रकार से बर्फ़ का बना हुआ घर होता है। बर्फ़ का बना हुआ घर जो है, इस प्रकार से घर बनते हैं। देखेंगे पूरी तरह से बर्फ़ से बनाए जाते हैं। पूरी तरह से यह बर्फ़ से बना हुआ होता है, जिसे इग्लू बोला जाता है। तो यह एक खास प्रकार के प्रजाति द्वारा से एस्किमो प्रजाति के द्वारा बनाई जाती है। तो हम बात करते हैं तो बर्फ़ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा और टैगा प्रदेश होता है। टुंड्रा प्रदेश काफ़ी ठंडी प्रदेश होती है, जहाँ पर सिर्फ बर्फबारी होती है। ये क्या होते हैं? एस्किमो प्रजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। इन घरों को इग्लू कहा जाता है। ये जो घर होते हैं, घर को ही इग्लू बोला जाता है। विशेष प्रजाति जैसे कि एस्किमो के प्रजाति के द्वारा बनाया जाता है। चांगथांग। चांगथांग के बारे में, चांगथांग जो है हमारा तिब्बत वाले चीन तिब्बत के जो एरिया है, वहाँ पर जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में ही क्या है? चांगथांग एक जगह पड़ता है। चांगथांग का मतलब जैसे कि यहाँ देखेंगे, चांगथांग पश्चिमी और उत्तर तिब्बत में ऊंचा पठार है। चांगथांग क्या है? एक पश्चिम और उत्तर में तिब्बत का पठार है। यह करीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख के क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह कुछ हद तक लद्दाख के एरिया में भी यह फैला हुआ है। यहाँ जैसे अगर बोले चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है। चांगथांग में चांगपा नाम का क्या पाई जाती है? प्रजाति पाई जाती है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग रहते हैं। इनकी आबादी कुल 5000 लोग हैं और यह कितनी ऊंचाई पर है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी है। यह हमेशा अपने साथ जो भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। इनका मुख्य काम यह है कि भेड़ बकरियों के साथ में घूमते रहते हैं और मुख्य पशुपालन ही, यानी कि भेड़ पालन ही, बकरी पालन ही इनका मुख्य पेशा होता है। एक बात तो बता दूं कि इनके जो 5000 की जनसंख्या लोग निवास करते हैं चांगपा नाम की, इनमें सबसे बड़े आदमी वही माने जाते हैं जो जिसके पास अधिक बकरियां होती हैं। जिसके पास अगर अधिक बकरियां हैं वो सभी काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी धनवान माने जाते हैं। बाद बाकी जिनके पास बकरियां कम है उस लेवल से उनकी प्रायोरिटी दी जाती है। चांगपा लोग अपने पेट टेंट को रैबो कहते हैं, यानी कि चांगपा जो रहते हैं, चांगपा जो जनजाति रहती है, जो अपने रहने के लिए टेंट बनाते हैं, तो टेंट को क्या बोला जाता है? तो रैबो बोला जाता है। टेंट को रैबो बोला जाता है। और अगर बात करें अपने जहाँ टेंट बनाते हैं उसके बगल में ही पत्थरों से ऊंचे ऊंचे दीवार बनाते हैं जिसमें बकरियों को रखते हैं।
बकरियों को रखने के लिए जो ये उपयोग करते हैं, है ना, अपने तो रहने के लिए टेंट को रैबो बोला जाता है, और बकरियों को रहने के लिए जो भी घर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपको टेंट रैबो, जिसे इन्होंने लोग क्या बोलते हैं, रैबो बोलते हैं। चंगपालों पे अपने टेंट में रहने के लिए क्या बनाते हैं, रैबो से बोलते हैं। यह सर्दी में 70 किलोमीटर हवा चलती है, और चांगपा की जो भाषा होती है, चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से होती है जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगथांग मतलब क्या होता है, जहाँ कम लोग रहते हैं उसे चांगपा बोली जाती है। यहाँ पर जैसे बात किया जाए तो हवाओं की गति कितनी होती है, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अगर यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि उबड़ खापड़ वाली ज़मीन है, काफ़ी ऊंचाई पर ज़मीन है, तो यहाँ पर न वैसे प्रकार के वाहन चला जाते हैं जिससे कि पेट्रोल पंप की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है। रेबो अर्थात ट्रेन के पास एक जगह होती है रेबो, है ना। रेबो क्या होता है, ट्रेन के पास जगह होती है जिसे लोग यहाँ लेखा बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। जहाँ अपने बकरियों भेड़, हाँ लेखा बोला जाता है। जैसे कि अपने जो टेंट लगाते हैं उसे रेबो बोलते हैं, और बकरियों को रहने के लिए जो ऊंचे ऊंचे पत्थर के दीवार बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लेखा की दीवारें क्या होती है, पत्थरों की बनी होती है। जैसे बताया हमने कि लेखा की दीवारें पत्थरों से बनाई जाती है, और हर परिवार में अपने जानवर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाता है। एक ही प्रकार की बकरियां पाई जाती है जिससे इन लोग विशेष प्रकार के चिन्ह लगाते ताकि अपनी बकरियों को पहचान सके। और औरतें बच्चियों का जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है, फिर लौटते हैं तो उसे दोबारा गिनते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो इनमें औरतों महिलाओं का क्या काम होता है, तो सिर्फ बकरियों के गिनना होता है। चराने ले जाने से पहले बकरियों के गिनते हैं, और जब चरा करके ले आते हैं तो फिर से बकरियों को गिनते हैं कि हमारी बकरियां उतना है या फिर नहीं है। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिस बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। बात किया जाए तो इन लोग को एक कारण बनता है कि आखिर 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का कारण क्या है। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का कारण यही है कि इन लोग का मुख्य पेशा है बकरियों से जो ऊन प्राप्त होते हैं उन्हीं से। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है कि बकरियों के जो बाल होते हैं वो घने होते हैं और पतले, काफ़ी पतले होते हैं, मुलायम होते हैं। इस वजह से इन लोग बकरियों को काफ़ी ऊंचाइयों तक चराने के लिए ले जाते हैं। जैसे अगर बात करें विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, तो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल जो होता है, पश्मीना शॉल चांगपा लोग द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बना जाते हैं। जैसे अभी ने बात की है कि चांगपा जो विश्व प्रकार के जो पश्मीना बकरी पालते हैं, तो पश्मीना बकरियों के बाल से जो प्राप्त होती है उसी से यह शॉल बनाया जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है। जिन बकरियों का मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, जिनकी मुलायम बालें मिलते हैं। कह रहा है कि ठंडे में टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के -40, जैसे हमने बताया पीछे कि -40 डिग्री तक के टेम्परेचर चला जाता है। बकरियों के शरीर पर जो बाल होते हैं, बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का कोट बना, जिसमें कुछ बाल बकरियों के गर्मी में गिरा देते हैं, जिसका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है। बकरियों के जो बाल होते हैं गर्मी में क्या होता है कि कुछ बालों को गिरा देते हैं, जिससे लोग इसे शॉल बनाने का उपयोग करते हैं। हाँ, एक और बात है कि बकरियाँ के जो बाल होते हैं काफ़ी इतने मुलायम और इतने पतले होते हैं कि हमारे जो हमारे एक बाल उनके 6 बाल के बराबर होते हैं। हमारे जो एक बाल है उनके 6 बाल के बराबर होते हैं, यानी कि इतने पतले होते हैं कि उनका अगर 6 बाल मिलाएंगे तो हमारे एक बाल के बराबर होंगे। अब इसे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पतला पतला बाल होंगे, और इसे खास मशीनों में नहीं बल्कि अपने हाथों से बुनाई की जाती है। इसका मतलब यह है कि एक बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल के और बराबर होते हैं। कह रहा है कि यह शॉल हाथ से बनाया जाता है। लगभग 250 घंटे में बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल का निर्माण किया जाता है। और जब 250 घंटे का में बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल का निर्माण होता है, उसमें कोई डिजाइन वगैरह का जिक्र नहीं होती है, सिर्फ प्लेन शॉल के 250 घंटे टाइम लगते हैं बनाने में। ये पश्मीना शॉल 6 स्वेटर को जितना गर्मी देता है। 2 बातें यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हमारे एक बाल जो होते हैं उनके 6 बाल के बराबर होते हैं, और हमारे 6 स्वेटर जो हैं एक पश्मीना शॉल के बराबर गर्मी देती है। ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग सुने होंगे। यह अंधों को पढ़ने के लिए एक माध्यम बनाया गया था कि लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। जैसे कि बात बताया कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो लुइस ब्रेल ने किया। और लुइस ब्रेल कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। या 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब इनके पिता के अब ये जो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे तब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने लिखने के लिए भिन्न तरीके सोचने लगे। भाई जिनको पढ़ने में रुचि होता है कई तरह से अपना उपाय निकाल लेते हैं। तो इनको काफ़ी रुचि थी पढ़ने में, और इनकी रोशनी जब चली गई तो कुछ न कुछ तरीके सोचने लगे। फिर उसके बाद उसने एक तरीका सोचा जिसे क्या बोला गया,
लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक तरीका इन्होंने निकाला और जिसे लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि इन्होंने एक मोटे कागज़ पर क्या की, नुकीले चीज़ों से 6 बिंदुओं पर उभारा हुआ संरचना बनाया। ये भी काफ़ी बार पूछता है कि ब्रेल लिपि में यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ब्रेल लिपि की 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिससे क्या करते हैं कि अंध व्यक्ति जो होते हैं उंगलियों का स्पर्श के सहारे उसे पढ़ते हैं, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। 6 में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे एक बाल पश्मीना शॉल के 6 बाल के बराबर, पश्मीना बकरी के 6 बाल के बराबर होते हैं। हमारे 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल गर्मी देती है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि यह जो ब्रेल लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। पीछे हमने बात किया था कि बाघ हमसे कितना गुना अधिक देखते हैं, तो 6 गुना अधिक देखते हैं। अगर बात किया जाए चील, बाज और गिद्ध के बारे में, तो चील, बाज और गिद्ध हमसे कितना अधिक गुना देख सकते हैं, तो 4 गुना अधिक देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप याद रखें कि कन्फ्यूज नहीं हो इसमें। नेक्स्ट बात किया जाता है ग्रेगर मेंडल के बारे में, जिन्होंने बीज पर काफ़ी अधिक प्रयोग किया था। लगभग 28,000 पौधों पर इन्होंने परीक्षण किया था, और खास परीक्षण किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर इन्होंने परीक्षण किया था। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से उत्पन्न हुए थे। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने 7 साल तक मटर के बागीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से प्रयोग किए और ढेर सारे आंकड़े एकत्रित किए। मटर के पौधे पर इन्होंने परीक्षण किया था और क्रॉस करने का काम किया था। तो मटर के पौधे कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियाँ में आते हैं। जैसे इन्होंने अलग अलग तरह के मटर के पौधों को बनाना के लिए प्रयास किए थे, जिनमें 28,000 पौधों का परीक्षण किया था। तो इन्होंने बताया कि 2 प्रकार के मटर के पौधे होते हैं। एक देखे होंगे कि रुखड़ा टाइप का मटर का बीज होता है, एक क्या होता है कि प्लेन टाइप का होता है। तो जैसे कि बीज या तो मुलायम होते हैं या फिर खुरदरा होते हैं। इनमें नकली या फिर अगली पीढ़ी के जो बीजों में जो बीज या फिर मुलायम होंगे या फिर खुरदरे होंगे। बीज का रास्ता कुछ नहीं का कहने का मतलब है कि 2 प्रकार के बीज होते हैं मटरों में, एक खुरदरे और चिकने वाले होते हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ी जो भी होगी, तो ये क्या होंगे, या तो खुरदरे होंगे या तो फिर मुलायम होंगे। 2 ही रास्ते हैं, बाद बाकी बीज का रास्ता कुछ नहीं है। तो इन्होंने कितने पौधों पर परीक्षण किया, लगभग 28,000 पौधों पर परीक्षण किया। अल-बिरूनी का नाम सुने होंगे आप लोग। अल-बिरूनी क्या थे, तो एक उज्बेकिस्तान के थे या दार्शनिक थे, भारत घूमने आए थे। इन्होंने भारत के बारे में अधिकांशतः जिक्र किया, जैसे कि तालाब वगैरह के बारे में, कुएँ वगैरह के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। विशेष करके यह घूमने आए थे, तो 1000 साल से भी ज़्यादा के पहले की बात है कि एक भारत यात्री आए। इनका नाम क्या था, अल-बिरूनी। ये अल-बिरूनी कहाँ के थे, जिस देश आए थे उसका नाम क्या, उज्बेकिस्तान से आए थे। अल-बिरूनी कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। अल-बिरूनी ने बहुत सी बारीकियों से चीज़ों को और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। खासतौर पर वो उन्हें अपने देश में अलग लगी। वैसे चीज़ों को, जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं कि वैसे चीज़ को आप नोट करते हैं, वैसे चीज़ को ज़्यादा गौर से देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखा है, या फिर आप जो देखें उसे बिल्कुल अलग तरीके से हैं, तो उस चीज़ को नोट करने का प्रयास करें। तो इन्होंने भी वही काम किया, जो इनके देश के अलावा जो भी अजीब लगे या फिर अलग तरह के लगे, उनको नोट करने का प्रयास किए। अल-बिरूनी उस समय तालाबों के बारे में लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों से लोहे के कुंडों और सरियों के द्वारा जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ लंबी होती है। इनका कहना यह था कि हमारे यहाँ के जो तालाब भारत में जो तालाब बनाए जाते हैं काफ़ी आकर्षक होते हैं। हमारे यहाँ के लोग जब देखेंगे इस तालाब के बारे में सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ करके बनाए जाते हैं, सीमेंट और सरियों के जरिए बनाया जाता है, ताकि और नीचे की ओर उतरते हुए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं, चबूतरे बनाए जाते हैं। कह रहे कि लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ जो कभी भीड़ लगने पर परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले जो हैं लोग, जो अल-बिरूनी के किताब से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि आप अल-बिरूनी की जो पुस्तक पढ़ेंगे तो उस ज़माने के बाद बहुत कुछ आपको पता चलेंगे कि लोग यहाँ पर कैसे तालाबों वगैरह का निर्माण करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में मिलेगा आपको अल-बिरूनी के पुस्तकों में। बछेंद्री पाल के बारे में आपने सुना होगा। बछेंद्री पाल है ना, यानी कि भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। इनका बचपन से शौक था कि एवरेस्ट के पर्वतारोहण की शौक था। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्कूल में इन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी, और यह कहाँ की थी, तो लद्दाख की थी। जैसे कि बछेंद्री पाल बचपन में ही पिकनिक मनाने गई थी। इन्होंने जब बचपन में पिकनिक मनाने गई थी
तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई थी। मजाक मजाक में 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई थी और इनका लगभग उस समय का उम्र 12 वर्ष हो रही थी। तब यह कुल कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में यह बड़ी हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ था। सॉरी, पीछे हमने लद्दाख बोला था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी पढ़ाई ट्रेनिंग ली थी। ऐसा नहीं कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, किस तरह से उसमें अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में रूबरू होना होता है। तो उससे पहले किसी पर्वतारोहण पर चढ़ाई करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, जो माउंटेनियरिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें पढ़ाई लेनी पड़ती है, ज्ञान लेनी पड़ती है। जैसे इनके अगर बात करें गाइडर की, तो इनके गाइडर क्या थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इनके गाइडर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 की बात है। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। जब ये चढ़े थे तो 1984 में टीम मेंबर बनी और 23 मई को दोपहर में 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर रखा था। हालांकि एक बात और है कि इनके साथ में एक और साथी भी पहुंचे थे वहां पर, लेकिन वहां पर ज़्यादा स्पेस नहीं था, जिस वजह से पहला कदम जो रखे इन्होंने रखा और वहां पर अपना झंडा फहराया और साथ ही साथ में यहाँ का राष्ट्रगान को भी गाने का प्रयास किया था, गाया। फिर वहाँ पे सेल्फी वगैरह भी लिए थे। तो 23 मई की बात है कि दोपहर 1:07 की बात है कि पहली कदम जो है 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर गई थी, ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने कदम रखा, उसके बाद में सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें भी ली। यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी नोट करेंगे कि सागरमाथा के भी नाम से माउंट एवरेस्ट को ही जाना जाता है, जो कि नेपाल में इसे जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। कर्णम मल्लेश्वरी यह भी एक क्या थी? वेट लिफ्टर थी और इनके पिताजी क्या थे? दरोगा थे। तो वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। यह कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। यह 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती थी। जैसे कि अगर बात करें, ये काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीता। इस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लेंगे। भारत से बाहर जैसे कर्णम मल्लेश्वरी ने कुल 29 मेडल को जीता है इन्होंने। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की, और जैसे हमने बताया कि यह भारत से बाहर कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल जीते थे। और इनके बारे में एडिशनल तथ्य बता दूं तो ये कुल 4 बहनें होती थी और चारों बहनें क्या करती थी? वेट लिफ्टर का ही काम करती थी। चारों बहनें क्या करती थी? वेट लिफ्टर का ही काम करती थी। इनके पिताजी क्या थे? दरोगा थे। इनके पिताजी दरोगा थे। चमकता सितारा के बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें स्टार गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने समाज के लिए अपने बचाव किया। समाज में जो अपना रीति रिवाज चलते आ रहे थे उनको भूले ना, जो खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए इन्होंने बात कही है कि सूर्यमणि एक चमकता सितारा, जिन्हें स्टार गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं। चमकता सितारा एक कहानी है, उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि जो लड़कियां हैं, सूर्यमणि यह चाहती थी कि त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाया जाए। जो हमारी संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं लोग, तो इनका यही चाहत थी कि जो भी पर्व त्यौहार हो रहे हैं तो उस पर गीत गानों गाए जाएँ, उन्हें भूले नहीं, अपने पहनावे को चाव से पहने। जो भी अलग अलग जो जनजातियाँ होती है, अलग अलग कैटेगरी के अपने अपने पहनावे होते हैं, तो ये इनका कहना यह था कि हमारी संस्कृति को बचाव की जाए, जो हमारे पहनावे उनको भी पहने जाए, हमारे गीत गाने को भी गाया जाए, इनको न भूले। जड़ी बूटियों का समझ और बाँस की चीज़ें बनाने वाले कला बच्चे भी सीखे। जो जड़ी बूटी की जो समझ होती है, कला होती है, उससे बनाने के लिए बच्चों को भी सिखाया जाए, बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखें ही, कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। जैसे कुड़ुक भाषा के विशेष से जिक्र इसमें किया गया है कि इनका कहना है कि स्कूली भाषा को तो सीखें ही सीखें, लेकिन अपनी जो भाषा कुड़ुक भाषा उसको भी सीखने का प्रयास करें। शब्द तुरांग केंद्र में होता था। तुरांग मतलब जैसे कि बताया कि जंगलों में कुड़ुक भाषा, कुड़ुक जनजातियों के द्वारा क्या बोला जाता था? जंगल को तुरांग बोला जाता। तो इस सभी के सभी जंगल में केंद्र में होता था। तुरांग में कुड़ुक समाज व अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। अगर बात किया जाए तो तुरांग जो समाज है, कुड़ुक समाज, इनमें क्या किया गया है कि आदिवासियों की जो खास किताबें हैं उनको संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें, जैसे कि अगर बात करें बांसुरी और तरह तरह के ढोल भी इसमें शामिल हैं।
ये थी चमकता सितारा। नेक्स्ट बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, या अंतरिक्ष में जाने का काम की थी और 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया था। खास बात यह है कि सुनीता विलियम्स लगभग 6 महीना से या ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा मतलब कितना हो गया, 36, 18, 180 यानी कि 190 दिन के आसपास इन्होंने वहाँ पर समय बिताया था। सबसे लंबे समय तक रहने वाली, स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सबसे पहली महिला जिन्होंने स्पेस में रही कौन, सुनीता विलियम्स ने। यह कितने किलोमीटर दूर रही थी, तो 360 किलोमीटर दूर, लगभग 6 महीने से ज़्यादा। इन्होंने जब स्पेस में गया तो वहाँ पर जो भी इन्होंने अनुभव किया, उन अनुभवों को इन्होंने साझा किया है कि क्या क्या हमने वहाँ अनुभव किया। तो इनका कहना यह था कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते, यानी कि फ्लोट करते रहते हैं। जब भी अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम यानी कि वहाँ पर आपको ना एयर का प्रेशर है, बिल्कुल एयर वहाँ पर नहीं रहता, जिस वजह से क्या होता है कि लोग जैसे एक जगह पर टिक नहीं पाते, आप तैरते रहेंगे। जैसे कि आज पानी में यहाँ पर तैरते हैं तो उस तरह से वहाँ पर एटमॉस्फेयर में जहाँ पर हवा नहीं है तो बिल्कुल वैक्यूम में आप इस प्रकार से तैरेंगे। आपको एक जगह टिकने के लेने के, तो उन्होंने कहा कि पानी भी रुकता नहीं था, बलबले बन के फट जाते थे। जैसे अगर यदि पानी आप पीते हैं तो जैसे बोतल से आपने पानी ढारा, बोतल से जब पानी ढारेंगे तो यहाँ से मुंह में ना आकर के सीधे ऐसे बुलबुले बन जाएंगे और ऊपर तैरने लगेंगे। इसे पकड़ पकड़ कर पीते थे। तो इससे डायरेक्टली अच्छा है कि आप मुँह लगा दीजिए, मुँह लगा कर पीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन जब चेहरा हाथ धोने के लिए क्या करना पड़ता था, बबल को पकड़ना पड़ता था या फिर कागज़ गीला करना पड़ते थे। चेहरा जब आपको धोने हैं तो क्या करें कि रुमाल या कागज़ को भिगो करके फिर उसे आप चेहरा को पोंछ सकते हैं। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। बाल हमेशा खड़े रहते थे, कंघी कीजिए या न कीजिए एक ही फैशन में रहेगा आपको खड़ा। वहाँ टहल नहीं सकते थे, फ्लोट करने की आदत हो गई थी, एक जगह से रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। वहाँ टहलते नहीं थे लोग और एक जगह टिक भी नहीं पाते थे, इधर उधर फ्लोट करते रहते थे। तो अपने आप को एक जगह पर रुकने के लिए क्या किया जाता था कि हम बांध करके, किसी चीज़ से बांध करके अगर यदि रखते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। नेक्स्ट एडिशनल जानकारी अगर देते तो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर 1969 ईस्वी में उतरा था। सबसे पहले चांद पर उतरने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 1969 ईस्वी में चांद पर उतरा था। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ग्लोब है तो ग्लोब के इधर ठीक है, यहाँ पर भारत है, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना। इधर कौन सा है, अर्जेंटीना, तो इधर कौन सा है, इंडिया है। इस बात को नोट करेंगे कि भारत के ठीक उल्टा देश कौन पड़ता है, अर्जेंटीना पड़ता है। इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो सापेक्ष में एकदम बिल्कुल उल्टे आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परिवार के बारे में। एकल परिवार, माँ बाप उनके बच्चे। जैसे परिवार अगर हम बात करें तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के परिवार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है कि एकल परिवार जो होते हैं, एकल परिवार में सिर्फ क्या होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी ने अभियान चलाया कि हम 2 हमारे 2, तो यह क्या कहलाएगा, एकल परिवार के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम 2 हमारे 2 एक साथ रह रहे हैं तो एकल परिवार में रह रहे हैं, यानी कि माता पिता और उनके जो भी बच्चे या बच्चियां हैं। अगर संयुक्त परिवार बोला जाए तो संयुक्त परिवार में सभी लोग आ जाते हैं, जैसे कि दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, है ना। और इसमें आपको माँ बाप और उनके बच्चे भी शामिल होते हैं संयुक्त परिवार में। वही बात बताया जा रहा है यहाँ पर कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे होते हैं, नाना नानी, मामा मामी, मौसी और माँ बाप और बच्चे शामिल होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम में विभाजित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इन निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के द्वारा कौन थीम नहीं है ना, पर्यावरण के थीम नहीं है। तो थीम नहीं है तो आप जब थीम याद रख लेंगे तो नहीं को बिल्कुल आसानी से छाट सकते हैं। तो एक ऑर्डर से आप याद रखेंगे कि जो 2005 एनसीएफ के अनुसार जो 6 थीम विभाजित किया गया है वो क्या है। पहला परिवार और मित्र, जो हम लोग सीखते हैं आसपास में, परिवार से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं। दूसरा भोजन है, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इनको ऑर्डर से याद रखेंगे, परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं।
फिर से बोलेंगे, परिवार मित्र, दूसरा में भोजन, तीसरे पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा जो है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। मिड डे मील, मिड डे मील जो होता है मध्याह्न भोजन की जो योजना शुरू की गई है हमारे विद्यालय में आई है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मध्याह्न भोजन स्कीम देश में 2408 ब्लॉकों में आरंभ की गई थी। यह केंद्रीय परियोजना स्कीम है जिसमें 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। आरंभ कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील जो आज सरकारी स्कूलों में जो भोजन वितरण किए जाते हैं या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाती है। तो यह क्या हुई थी कि 95 आरंभ की गई थी, लेकिन अगर बात करें तो 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉक में आरंभ कर दिए गए थे। सभी ब्लॉक स्तर की अगर बात किया जाए तो 97-98 में यह आरंभ किया गया था और 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्र के वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। यानी कि 95 में इस योजना को प्रारंभ की गई, उसके बाद 97-98 ब्लॉक लेवल तक आई थी और पंचायतों लेवल तक आने में कम से कम 2003 का समय था। यानी कि 2003 तक यह सभी पंचायतों लेवल तक यानी कि जो भी नवाचारी शिक्षा केंद्र थे पढ़ने वाले बच्चों तक वहाँ तक पहुँचाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने से पाबंदी लगा दी, जिस कारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। इसी में गांधी जी ने बोला था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने खुद दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। गांधी जी का यह कथन था। हालांकि ये भी इनका कथन सही था कि जब नमक हम लोग खुद बना सकते हैं तो इस पर फिर बनाने से रोक क्यों, यह प्रकृति का तो ही देन है। तो सन 1930 की बात है कि अंग्रेजों ने भारत के जो आम लोग थे उनको नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि चीज़ें हमें जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी, फिर रोक किस तरह के। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी, कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र तट पर लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को इन्होंने क्या किया? तोड़ा। कब की बात है? तो सन 1930 की बात है। इस प्रकार से इन्होंने गांधी जी ने सभी लोगों के साथ मिलकर के अहमदाबाद से दांडी यात्रा की और लंबी यात्रा के दौरान इससे गलत कानून को तोड़ने का काम किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे जल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।